हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए सेशन में। इसमें हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए प्रीवियस ईयर जीके और जीएस के क्वेश्चन को इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद अंकित सिंह से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप प्रसिद्ध गीत शैली ठुमरी के साथ प्रस्तुत किया जाता है? तो ये आपका जो ठुमरी के साथ जो प्रस्तुत किया जाता है ये है आपका कथक डांस। ठीक है, कथक के बारे में बात करें तो कथक की उत्पत्ति उत्तर भारत में मानी जाती है। इसके तीन प्रमुख घराने हैं, एक है आपका लखनऊ घराना, दूसरा है जयपुर और तीसरा है आपका बनारस घराना। ठीक है, कथक में घुंघरू, लय और तत्कार चक्कर मुख्य विशेषताएं होती हैं। यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित होता है। और बात करें ठुमरी के बारे में तो ठुमरी का विकास अवध यानी कि लखनऊ में हुआ था। इसे भाव प्रधान गीत शैली माना जाता है। इसमें श्रृंगार रस यानी कि विशेषकर राधा कृष्ण पर प्रमुख होती है। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका कौन कौन है? ये थे आपके गौहर बेगम अख्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि मजदूरी रोजाना दी जाती है तो नियोक्ता को कर्मचारी की कटौतियों को सहकारी समिति में कब तक जमा करना चाहिए? तो ये कटौती के 7 दिन के भीतर आपको जमा करना चाहिए। ठीक है, यदि मजदूरी प्रतिदिन दी जाती है तो कर्मचारी कटौती को 7 दिनों के भीतर जमा करना अनिवार्य होता है। यह प्रावधान कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट तथा संबंधित श्रम कानूनों में आता है। देर से जमा करने पर नियोक्ता पर जुर्माना या फिर दंड लगाया जा सकता है। और कटौतियों में शामिल हो सकते हैं, पहला है आपका सहकारी समिति लोन की ईएमआई, दूसरा है बचत निधि योगदान और तीसरा है अन्य स्वीकृति कटौतियां। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अमरावती स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? ये आपका करवाया गया था सातवाहन के द्वारा। अमरावती स्तूप के बारे में बात करें तो इसे महाचैत्य भी कहा जाता है। यह आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिला में स्थित है। शैली की बात करें तो अमरावती कला शैली से यह संबंधित है। यह लगभग 2nd सेंचुरी BCE और 3rd सेंचुरी CE के बीच विकसित हुआ था। ठीक है, इसकी मूर्तियां सफेद संगमरमर जैसे श्वेत चूना पत्थर से बनी है। सातवाहन वंश की बात करें तो इसकी राजधानी थी प्रतिष्ठान और बाद में अमरावती हो गई थी। ठीक है, प्रमुख शासकों की बात करें तो गौतमीपुत्र सातकर्णी और श्रीमुख इसके प्रसिद्ध शासक थे। ठीक है, यह दक्कन का प्रमुख राजवंश था और उत्तर में शुंग, कनिष्क और दक्षिण में चोल के साथ संपर्क या संघर्ष हुए थे इनके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नारकोंडम द्वीप कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित है अंडमान सागर में। यह द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह एक ज्वालामुखीय द्वीप है। ठीक है, यहाँ पाई जाने वाली विशेष प्रजातियों की बात करें तो एक है आपका नारकोंडम हॉर्नबिल यानी कि विश्व में केवल यहीं पाई जाती है। ठीक है, यह भारत का पूर्वी सीमा क्षेत्र है जो कि म्यांमार के काफी समीप है। प्रशासनिक रूप से निकोबार जिले के अंतर्गत ये आता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी में कपास की सबसे प्रारंभिक खेती का प्रमाण किस स्थल पर मिलता है? तो ये आपका मिलता है मेहरगढ़ में। ठीक है, मेहरगढ़ के बारे में बात करें तो ये अब बालूचिस्तान जो कि पाकिस्तान का प्रांत है उसके अंदर ये जगह पड़ता है। यह विश्व की सबसे प्रारंभिक कृषि और पशुपालन स्थलों में से एक है। ठीक है, यहाँ से पहले बार प्रमाण मिले थे आपके कपास की खेती की, मिट्टी के बर्तन के और पहिए के उपयोग के शुरुआती संकेत यहाँ से प्राप्त हुए थे। समय की बात करें तो ये है आपका 7000 BCE से लेकर 2600 BCE का इस सभ्यता का। और मेहरगढ़ को इंडस वैली सिविलाइजेशन का अग्रदूत यानी कि प्रिकर्सर भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिकॉय और मालदीव के बीच की जल संधि किस नाम से जानी जाती है? ये आपकी जानी जाती है 8 डिग्री जल संधि के नाम से। ठीक है, यह जल संधि मिनिकॉय द्वीप और मालदीव के बीच स्थित है। इसे मिनिकॉय चैनल भी कहा जाता है। नाम पड़ा क्योंकि यह 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि लैटिट्यूड से होकर गुजरती है। ठीक है, अन्य एग्जाम स्पेशल आपका जो चैनल है उनकी बात करें तो एक है आपका 9 डिग्री चैनल जो कि कवरती और मिनिकॉय के बीच स्थित है। 10 डिग्री चैनल आपका अंडमान और निकोबार के बीच स्थित है। और 6 डिग्री चैनल आपका निकोबार और इंडोनेशिया के बीच स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन हार्ट कोर्ट्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? ये आपका पारित किया गया था वर्ष 1861 में। इस एक्ट के तहत भारत में पहले 3 हाई कोर्ट स्थापित किए गए। पहला है आपका कलकत्ता हाई कोर्ट, दूसरा बॉम्बे हाई कोर्ट और तीसरा आपका मद्रास हाई कोर्ट। ठीक है,
इनसे पहले अंग्रेजों के समय में सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत चलती थी। 1861 एक्ट ने इन पुरानी अदालतों को समाप्त कर आधुनिक हाईकोर्ट व्यवस्था शुरू की। ठीक है, प्रथम हाईकोर्ट जो है ये था आपका कलकत्ता का, जिसका निर्माण आपका 1862 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक केंद्रीय प्रक्रमण इकाई यानी कि सीपीयू का हिस्सा नहीं है? तो ये जो इन ऑप्शंस में जो दिए गए हैं इनमें जो आपका हिस्सा नहीं है सीपीयू का, ये है आपका ग्राफिक कार्ड। ठीक है, सीपीयू के मुख्य घटकों की बात करें तो एक है आपका एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा है आपका कंट्रोल यूनिट और तीसरा है आपका रजिस्टर्स, जिसे टेम्पररी स्टोरेज भी कहा जाता है। ठीक है, ग्राफिक कार्ड क्यों सीपीयू का हिस्सा नहीं है? क्योंकि जीपीयू जो होता है यह एक अलग प्रोसेसिंग यूनिट होती है। ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है ग्राफिक्स के लिए, वीडियो रेंडरिंग के लिए, गेमिंग के लिए, 3D मॉडलिंग के लिए। ठीक है, सीपीयू का यूज आपका जनरल पर्पज के लिए किया जाता है और जीपीयू का यूज मुख्यतः ग्राफिक्स या फिर पैरेलल प्रोसेसिंग में कार्य इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल की विधायी भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है? पहला आपका ऑप्शन दिया गया है, भारत में मंत्रिमंडल ही एकमात्र कानून बनाने वाली संस्था होती है। दूसरा है, मंत्रिमंडल के पास न्यायपालिका से अधिक विधायी न्यायिक अधिकार है। और तीसरा है, मंत्रिमंडल सरकारी विधेयकों को अंतिम रूप देता है और विधायी एजेंडा तैयार करता है। और चौथा आपका ऑप्शन है, मंत्रिमंडल भारतीय संसद के किसी भी सदन की भागीदारी के बिना कानून बनाता है। जो इन ऑप्शंस में से आपका भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल की विधायी भूमिका का जो सर्वोत्तम वर्णन करता है ये है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, मंत्रिमंडल सरकारी विधेयकों को अंतिम रूप देता है और विधायी एजेंडा तैयार करता है। कैबिनेट की प्रमुख विधायी भूमिकाएं होती हैं, एक है आपका सरकार जिन बिलों को संसद में पेश करना चाहती है उन्हें कैबिनेट मंजूरी देता है। दूसरा है, विधायी एजेंडा तय करती है यानी कि कौन कौन से बिल आने वाले सत्र में लाए जाएंगे। तीसरा है, बिल का अंतिम ड्राफ्ट तैयार करने में मुख्य भूमिका। ठीक है, किसी भी सरकारी बिल को संसद में कैबिनेट की मंजूरी बिना पेश नहीं किया जा सकता है। और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात करें तो कैबिनेट कानून नहीं बनाता है, कानून संसद द्वारा बनाया जाता है। कैबिनेट केवल नीति निर्धारण व बिल का स्वरूप तय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष किनके बीच हुआ था? ऑप्शंस दिए गए हैं, चोल, पांडे और चेरा। दूसरा है पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट। तीसरा है गुप्त, हुण और पाल। और चौथा है चालुक्य, पाल और राष्ट्रकूट। तो जो ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था कन्नौज में, ये हुआ था आपका पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच। किनके बीच संघर्ष हुआ था? तो ये तीनों के बीच संघर्ष हुआ था, पाल के बीच, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच। ठीक है, यह संघर्ष क्यों हुआ था? कन्नौज पर अधिकार के लिए जो गंगा घाटी का महत्वपूर्ण रणनीतिक क्षेत्र था। इस संघर्ष को इतिहास में ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल कहा जाता है और समय था 8वीं से लेकर 10वीं शताब्दी के बीच। मुख्य शासकों की बात करें तो पाल में थे आपके धर्मपाल, प्रतिहार में थे नागा सेकंड या फिर मिहिर भोज और राष्ट्रकूट में थे आपके ध्वज और कृष्ण थर्ड। ठीक है, परिणाम स्वरूप कोई अस्थायी विजेता नहीं मिला इसमें, लेकिन अंत में प्रतिहारों का प्रभाव बढ़ा। इस संघर्ष से तीनों साम्राज्यों का आर्थिक व सैन्य पतन हुआ। अगला क्वेश्चन है, कौन से भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने सबसे पहले खुले रूप से मार्क्सवादी और साम्यवादी विचारधाराओं का समर्थन किया और मजदूर आंदोलन व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गठन में अग्रणी भूमिका निभाई? तो ये थे आपके एम.एन. रॉय। ठीक है, एम.एन. रॉय के बारे में बात करें तो इनका पूरा नाम है नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। भारत में साम्यवाद यानी कि कम्युनिज्म के अग्रदूत माने जाते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मैक्सिको के संस्थापक हैं। ठीक है, शुरुआती दौर में क्रांतिकारी संगठन युगांतर से जुड़े थे। बाद में उन्होंने रेडिकल ह्यूमनिज्म विचारधारा प्रस्तुत की। सोवियत संघ में कॉमिंटर्न के सक्रिय सदस्य रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितनी कार्यात्मक विषय वस्तु सूचीबद्ध है? तो ये है टोटल आपके 29। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करें तो 11वीं अनुसूची पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। इसमें 29 कार्यात्मक विषय सूचीबद्ध हैं। ठीक है, यह जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन 1992 में और लागू कब से हुआ था? 24 अप्रैल 1993 में नेशनल पंचायती राज डे के रूप में। ठीक है,
11th शेड्यूल में जो प्रमुख कुछ विषय हैं उनके बारे में बात करें तो एक है आपका कृषि, दूसरा है पशुपालन, तीसरा है मत्स्य पालन, चौथा है लघु सिंचाई, पांचवा है ग्रामीण सड़कें, छठा है पेयजल और सातवां है ग्रामीण आवास और आठवां है आपका महिला एवं बाल विकास। ये आपका 11th शेड्यूल के कुछ प्रमुख विषय हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनएडी प्लस जैसे एंजाइम वो फैक्टर्स मुख्यतः किस प्रकार कार्य करते हैं। पहला इसके लिए जो ऑप्शन दिया गया है ये है आपका एंजाइम की कुल सांद्रता बढ़ाकर, दूसरा है एंजाइम के अस्थायी संरचनात्मक घटक के रूप में, तीसरा है संक्रमण अवस्था को स्थिर करके सक्रियण ऊर्जा को कम करके, और चौथा आपका ऑप्शन है प्रतिस्पर्धी अवरोधकों के लिए बाइंडिंग साइट प्रदान करके। जो सही जवाब है ये है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी कि संक्रमण अवस्था को स्थिर करके सक्रियण ऊर्जा को कम करके। ठीक है। एनएडी प्लस क्या है तो ये इसका जो फुल फॉर्म होता है ये है आपका निकोटिनामाइड एडेनाइन और डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है। यह एक को एंजाइम या फिर को फैक्टर होता है। इसका कार्य होता है यह इलेक्ट्रॉन कैरियर के रूप में कार्य करता है, एंजाइम की एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है, यानी कि प्रतिक्रिया तेज होती है। ठीक है। यह ट्रांजिशन स्टेट को स्थिर करके काम करता है। और एनएडी प्लस की बात करें तो एनएडीएच में परिवर्तित होकर इलेक्ट्रॉन व हाइड्रोजन ले जाता है। ठीक है। कहाँ उपयोग होता है ये तो ये आपका ग्लाइकोलाइसिस में उपयोग किया जाता है, कफ साइकिल में इसका उपयोग किया जाता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन चेन में इसका यूज होता है। ठीक है। संपूर्ण सेलुलर श्वसन में यह मुख्य भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है। ऑप्शंस दिए गए हैं नर्मदा, गोदावरी, महानदी और कावेरी। जो सही जवाब है ये है आपका गोदावरी नदी। गोदावरी को दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है। ठीक है। और जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। यह भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम स्थल है त्र्यंबकेश्वर नासिक के महाराष्ट्र में। ठीक है। गिरावट की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिरती है। और बहने वाले राज्य कौन कौन से हैं जिससे ये बहती है तो ये है आपका महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों से ये होकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ठीक है। मुख्य उपनदियों की बात करें इसकी तो ये है आपका प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा और सबरी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण को दर्शाता है। इनमें से कौन सी रणनीति भारत सरकार द्वारा 1991 में अपनाई गई प्रमुख वैश्वीकरण रणनीति थी। पहला दिया गया है आपका ऑप्शन आयात प्रतिस्थापन व औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, दूसरा है व्यापार अवरोधों को कम करना और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना, तीसरा है उच्च निर्यात शुल्क लगाना और चौथा है उच्च आयात शुल्क लगाना। तो जो सही जवाब है ये है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि व्यापार अवरोधों को कम करना और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना इसका प्रमुख क्या था रणनीति थी। ठीक है। 1991 के आर्थिक सुधार की बात करें तो ये आपके एलपीजी सिद्धांत पर आधारित थी, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पर यह आधारित था। सुधार किसके द्वारा शुरू किया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे इनके द्वारा शुरू किया गया था। और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे तो वो थे आपके पीवी नरसिम्हा राव जी। ठीक है। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन के मुख्य कदमों की बात करें तो एक है आपका इंपोर्ट टैरिफ कम करना, लाइसेंस राज समाप्त करना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई की अनुमति देना, मल्टीनेशनल कंपनी यानी कि एमएनसी को भारत में प्रवेश की अनुमति देना। ठीक है। और फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट को प्रोत्साहन करना। यह सुधार क्यों आवश्यक था तो 1991 में भारत गंभीर भुगतान संतुलन संकट यानी कि बीओपी क्राइसिस से जूझ रहा था। देश के पास केवल 3 सप्ताह का विदेशी मुद्रा भंडार बचा था। आईएमएफ से ऋण लेने के लिए संरचनात्मक सुधार आवश्यक थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विनिमय दर प्रणाली को बाजार स्थितियों को दर्शाने हेतु सुधारा गया था। 1991 के बाद भारत ने किस प्रकार की विनिमय दर व्यवस्था अपनाई। पहला आपका ऑप्शन दिया गया है स्वर्ण मानक, दूसरा है प्रबंधित परिवर्तनीय विनिमय दर, तीसरा है स्थिर विनिमय दर और चौथा है परिवर्तनीय विनिमय दर। तो जो सही जवाब है ये है आपका प्रबंधित परिवर्तनीय विनिमय दर को इसने अपनाया था।
1991 आर्थिक सुधारों के बाद भारत ने प्रबंधित परिवर्तनीय विनिमय दर यानी कि मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट अपनाई थी। इसका मतलब होता है कि विनिमय दर बाजार तय करता है, ठीक है। आरबीआई जरूरत पड़ने पर स्थिरता बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप करता है। संबंधित तथ्यों की बात करें तो 1991 से पहले भारत में फिक्स्ड एक्सचेंज रेट चलती थी, ठीक है। 1992 से 93 में डुअल एक्सचेंज रेट सिस्टम शुरू हुआ, जिसे बाद में एकीकृत किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक साधारण ट्री संरचना की तुलना में फाइल सिस्टम में डायरेक्टरी इंसाइक्लिक ग्राफ संरचना का मुख्य लाभ क्या है? पहला इसके लिए ऑप्शन दिया गया है, डीएजी एक ही फाइल के लिए कई डायरेक्टरी एंट्री बनाने की सुविधा प्रदान करता है। दूसरा आपका ऑप्शन है कि डीएजी स्वाभाविक रूप से बेहतर डेटा सुरक्षा और एक्सेस नियंत्रण प्रदान करता है। तीसरा है, डीएजी तेज फाइल खोज और ट्रैवर्सल की सुविधा देता है। चौथा आपका ऑप्शन है, डीएजी डिस्क विखंडन को कम करते हैं और भंडारण क्षमता बढ़ाते हैं। जो सही जवाब है ये है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका जो मुख्य लाभ होता है, ये आपका जो डीएजी होता है यानी कि डायरेक्टरी और साइक्लिक ग्राफ जो होता है, यह एक ही फाइल के लिए कई डायरेक्टरी एंट्री बनाने की सुविधा प्रदान करता है। डीएजी क्यों उपयोग किया जाता है? तो डीएजी में एक फाइल को कई डायरेक्टरी एंट्री दी जा सकती है, इसे हार्ड लिंक कहते हैं। इसका लाभ होता है फाइल के डुप्लीकेट नहीं बनते हैं, केवल रेफरेंस बनते हैं, ठीक है। स्टोरेज बर्बाद नहीं होता है इसमें। ट्री स्ट्रक्चर की लिमिटेशन की बात करें तो ट्री में एक फाइल केवल एक ही डायरेक्टरी में हो सकती है, हार्ड लिंक इसमें संभव नहीं होता है। फैक्ट्स की बात करें, जो आपका यूनिक्स बेस्ड सिस्टम होता है उसमें डीएजी स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा यौगिक युग्म बहुल अनुपात के नियम यानी कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को दर्शाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, HCl और HBr, दूसरा है NaOH और NaCl, तीसरा है CO और CO2 और चौथा है CaCO3 और CaCl2। तो जो सही जवाब है ये है आपका CO और CO2, ठीक है। यदि दो तत्व कई यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व की निश्चित मात्रा के साथ दूसरे तत्व की मात्रा छोटे पूर्णांक के अनुपात में होती है। CO वर्सेस CO2 कैसे उदाहरण है? तो दोनों तत्वों में कार्बन और ऑक्सीजन तो जो अनुपात है ये है आपका 12:16 और 12:32, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड में 12:16 का रेशियो है और कार्बन डाइऑक्साइड में 12:32 का जो रेशियो है। अगर इन दोनों कंपाउंड में हम लोग जो ऑक्सीजन है उसके अनुपात की बात करें तो ये हमारा बनकर आएगा 1:2, यानी कि दोनों क्या होंगे आपके पूर्णांक अनुपात, ठीक है, जो कि आपके लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस में है। तो ये इसलिए क्या होगा कि ये नियम इसके लिए सिद्ध हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदानों की पश्चिम से पूर्व तक कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो ये है लगभग 2400 किलोमीटर की। मोटे तौर पर इसकी लंबाई लंबाई है 2400 किलोमीटर की। पश्चिम में बात करें तो ये पंजाब राज्य से शुरू होकर पूर्व में ये असम वैली तक फैला हुआ है, ठीक है। तीन मुख्य नदियों के जलोढ़ से ये उत्तरी मैदान बना हुआ है। पहला है आपका सिंधु, दूसरा है गंगा और तीसरी नदी है ब्रह्मपुत्र। उत्तरी मैदान की भाग की बात करें तो जो भाभर क्षेत्र है ये कंकड़ और पत्थर से बना होता है। तराई दलदली क्षेत्र को कहा जाता है। खादर नई जलोढ़ से बनी क्षेत्र को कहा जाता है और भांगर पुरानी जलोढ़ से बनी क्षेत्र को कहा जाता है, ठीक है। जो कि अक्सर आपसे एग्जाम में पूछता है कि पुरानी जलोढ़ से बनी जो आपका इंडो गैंगेटिक प्लेन है उसके क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो ये है आपका भांगर। उसी तरह आपसे नई जलोढ़ के बारे में पूछता है, दलदली के बारे में पूछता है, ठीक है। ये तीनों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो भारत की सबसे जो उर्वर भूमि है ये है आपका इंडो गैंगेटिक प्लेन यानी कि यही मैदान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी यानी कि शेड्यूल ट्राइब का सर्वाधिक लैंगिक अनुपात दर्ज किया गया था? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, तमिलनाडु, गोवा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। तो जो सही जवाब है ये है आपका गोवा राज्य, ठीक है। 2011 में जो शेड्यूल ट्राइब था इनका जो सेक्स रेशियो था गोवा में सबसे अधिक था। यानी एसटी महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुषों पर सबसे ज़्यादा था, ठीक है। भारत की कुल जो एसटी सेक्स रेशियो है इसकी बात करें तो ये है आपका 990 प्रति 1000 पुरुषों पर। उत्तरी पूर्वी राज्यों में सामान्यतः जो आपका शेड्यूल ट्राइब का सेक्स रेशियो है यह उच्च रहता है, ठीक है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बहुलक क्षेत्र माना जाता है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए।
गोवा में आदिवासी जनसंख्या कम है पर फीमेल रेशियो उच्च है। ठीक है। हाईएस्ट आपका जो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन है ये है आपका मध्य प्रदेश राज्य में, और हाईएस्ट आपका जो शेड्यूल्ड ट्राइब का प्रोपोर्शन या फिर जो परसेंटेज है ये है आपका मिजोरम और लक्षद्वीप में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अंडमान समूह में स्थित नहीं है? पहला ऑप्शन दिया गया है हैवलॉक, दूसरा है बैरन, तीसरा है नील और चौथा है मिनिकॉय। तो जो सही जवाब है ये है आपका मिनिकॉय। ठीक है। ये कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप में। अंडमान समूह मुख्य रूप से उत्तर और मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान से मिलकर बना है। हैवलॉक द्वीप जिसका अब नाम कर दिया गया है स्वराज द्वीप, और नील द्वीप जिसका अब नाम कर दिया गया है शहीद द्वीप, दोनों अंडमान समूह में आते हैं। ठीक है। बैरन द्वीप भारत का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी है, यह भी अंडमान समूह में है। और मिनिकॉय द्वीप अंडमान निकोबार का नहीं बल्कि लक्षद्वीप का हिस्सा है। ठीक है। अंडमान में सिल्वर जेल, रॉस द्वीप, नॉर्थ बे बीच और राधानगर बीच प्रसिद्ध हैं। जनजातियों में ग्रेट अंडमानीज, ओंगो, जारवा और आपका सेंटिनलीज प्रमुख यहाँ के जनजाति हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट 365 में हाइपरलिंक जोड़ने के लिए कौन सा शॉर्टकट उपयोग किया जाता है? तो ये आपका उपयोग किया जाता है Ctrl+K का। ठीक है। Ctrl+K की बारे में बात करें तो ये हाइपरलिंक जोड़ने का शॉर्टकट है किसी भी माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन में। ठीक है। हाइपरलिंक के प्रकार कौन कौन से हैं? एक है आपका एग्जिस्टिंग फाइल या फिर फोल्डर, दूसरा है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, तीसरा है क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट और चौथा है आपका ईमेल एड्रेस। ठीक है। पावर पॉइंट में हाइपरलिंक कैसे ऐड होगा? तो राइट क्लिक करके एडिट लिंक पर जाएं। ठीक है। यहाँ से संशोधित किया जा सकता है इसको, और हाइपरलिंक को हटाने के लिए राइट क्लिक जाके रिमूव लिंक पे क्लिक करें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में यदि आप किसी चयनित पाठ की प्रतिलिपि बनाना चाहते हैं बिना उसे मूल स्थान से हटाए तो कौन से कमांड का उपयोग करेंगे? ये आपका करेंगे आप कॉपी और पेस्ट का। ठीक है। कॉपी का जो शॉर्टकट की यूज किया जाता है ये है आपका Ctrl+C, जो कि किसी भी टेक्स्ट या फिर पैराग्राफ को कॉपी करने के लिए यूज किया जाता है। पेस्ट की बात करें तो ये है आपका इसके लिए कमांड Ctrl+V। ठीक है। कॉपी किए गए जो कंटेंट्स हैं उनको पेस्ट करने का ये शॉर्टकट की यूज किया जाता है। कॉपी कमांड की बात करें तो ये टेक्स्ट को मूल स्थान से नहीं हटाती है, जबकि जो कट है ये किसी भी टेक्स्ट को मूल स्थान से हटा देती है इसका यूज करने पर। ठीक है। एमएस वर्ड क्लिपबोर्ड एक समय में 24 आइटम तक स्टोर कर सकता है। ठीक है। Ctrl+Shift+C की बारे में बात करें तो ये फॉर्मेटिंग का कॉपी इससे किया जाता है। Ctrl+Shift+V के बारे में बात करें तो ये फॉर्मेटिंग पेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव का आयामी सूत्र क्या होता है? तो जो आपका प्रेशर होता है इसका होता है आपका पास्कल। ठीक है। और पास्कल बराबर होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। न्यूटन होता है केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये आपका मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से मीटर स्क्वायर कटा, आपका बचा केजी सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। ठीक है। केजी के लिए जो यूज किया जाता है ये आपका यूज किया जाता है एम, यानी कि मास, तो एम हो गया। ठीक है। सेकंड के लिए आपका यूज किया जाता है टी, यानी कि टाइम, ऊपर जाएगा तो आपका इनवर्स का 2 हो गया। और एम के लिए यूज किया जाता है यानी कि मीटर के लिए, तो ये आपका हो गया लेंथ, तो लेंथ का 1 इनवर्स। ठीक है। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अन्य इकाई की बात करें आपका प्रेशर का तो ये होता है आपका बार, mmHg में भी नापा जाता है। ठीक है। जो आपका बैरोमीटर में यूज किया जाता है ये चीज, और एक होता है आपका टॉर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रदेष्ट्रीस शब्द किस प्रकार के अधिकारियों के लिए उपयोग किया जाता था? ये आपका उपयोग किया जाता था अपराधियों के दमन के अधिकारी को। ठीक है। मौर्य प्रशासन बहुसंगठित और केंद्रित था। प्रदेष्ट्रीस अपराधियों के दमन और सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के लिए यूज किया जाता था। ठीक है। यह अधिकारी पुलिसिंग और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने का काम करते थे। उनके ऊपर एक उच्च अधिकारी होता था जिसे महामात्र कहा जाता था। ठीक है। चाणक्य के अर्थशास्त्र और अशोक के अभिलेखों में ये नाम बार बार आता है। ठीक है। और प्रशासन के कुछ अन्य प्रमुख पदों की बात करें,
एक है आपका समहर्ता जो कि कर वसूली अधिकारी था, दूसरा है आपका सन्निधत्ता जो कि कोषाध्यक्ष था, तीसरा है आपका अमात्य जो कि मंत्री था, चौथा है आपका युक्ता जो कि आपका प्रशासकीय कर्मचारी होता था, और आपका पांचवा है गोपा जो कि गांव स्तर का अधिकारी होता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विंडोज सिस्टम में जब शीर्षक पट्टी यानी कि टाइटल बार सुलभ नहीं होती है तब सक्रिय विंडो का नियंत्रण मेनू खोलने के लिए कौन सा ऑल्ट संयोजन उपयोग किया जाता है? ये आपका उपयोग किया जाता है ऑल्ट प्लस स्पेस का। ठीक है, ऑल्ट प्लस स्पेस दबाने से सक्रिय विंडो का कंट्रोल मेनू खुलता है। इस मेनू में विकल्प होते हैं आपके रिस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज। जब टाइटल बार हिल नहीं पाए, स्क्रीन फ्रीज लगे या विंडो आधी छुप गई हो तब यह शॉर्टकट बहुत काम आता है। ठीक है, विंडोज में यह अन्य महत्वपूर्ण ऑल्ट के साथ जो यूज किए जाते हैं, एक है आपका ऑल्ट प्लस टैब जो कि विंडो के स्विच करने में यूज किया जाता है, ऑल्ट प्लस F4 एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए यूज किया जाता है, ऑल्ट प्लस एंटर प्रॉपर्टीज खोलने के लिए यूज किया जाता है, और ऑल्ट प्लस एस्केप विंडो को क्रम से स्विच करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है MS वर्ड 365 में अनुच्छेदों के पहले और बाद में दूरी निर्धारित करके ऊर्ध्वाधर रिक्ति और पठनीयता सुधारने की सुविधा किस फीचर से मिलता है? तो ये आपका मिलता है पैराग्राफ स्पेसिंग के थ्रू। ठीक है, पैराग्राफ स्पेसिंग अनुच्छेद से पहले और बाद में दूरी जोड़कर दस्तावेज को साफ सुथरा बनाता है। ठीक है, यह सुविधा लेआउट टैब या फिर होम पर जाकर पैराग्राफ में दोनों जगहों से आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है, पहला होता है बिफोर स्पेसिंग यानी अनुच्छेद के ऊपर जगह, और दूसरा होता है आफ्टर स्पेसिंग यानी कि अनुच्छेद के नीचे जगह। ठीक है, डिफॉल्ट रूप से वर्ड में 8 पॉइंट यानी कि आफ्टर स्पेसिंग सेट होता है, और पैराग्राफ स्पेसिंग दस्तावेज की ओवरऑल रीडेबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भोलेनाथ सिंह किस आंदोलन के नेता थे? तो ये आपके थे तमार विद्रोह के। तमार विद्रोह झारखंड क्षेत्र रांची के पास तमार में हुआ था। इसके नेता भोलानाथ सिंह थे। ठीक है, यह विद्रोह ब्रिटिश शासन के दमन, लगान वृद्धि और अत्याचार के खिलाफ हुआ था। विद्रोह में मुख्यतः आपके मुंडा और आदिवासी समुदाय के लोग शामिल थे। और झारखंड के कुछ अन्य प्रमुख विद्रोहों की बात करें तो एक था आपका लगान बगावत जो कि 1894 में था, दूसरा था आपका संथाल विद्रोह जो कि 1855 में था, तीसरा था आपका उलगुलान, ठीक है, या फिर बिरसा मुंडा आंदोलन जो कि था 1899 से 1900 के बीच, और आपका चौथा था हो विद्रोह या फिर कोल विद्रोह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा कौन सा प्रमुख कर सुधार लागू किया गया था? ये आपका लागू किया गया था वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, जीएसटी की बात करें तो ये आपका लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। यह भारत का सबसे बड़ा अप्रत्यक्ष कर सुधार है। केंद्रीय और राज्य सरकारों के कई करों को हटाकर एकीकृत टैक्स सिस्टम बनाया गया। ठीक है, और जीएसटी के तहत जो खत्म किए गए थे कर वो थे आपके वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज, एंट्री टैक्स और ऑक्टोरी। ठीक है, और जीएसटी के प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका CGST, SGST, IGST और UTGST। ठीक है, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता करता है केंद्रीय वित्त मंत्री। अगला क्वेश्चन है ACCC के अनुसार वंचन मानदंडों के आधार पर कितने ग्रामीण परिवारों का मूल्यांकन किया गया था? तो ये आपका किया गया था 8.72 करोड़ लोगों का। ठीक है, ACCC 2016 में ग्रामीण परिवारों का मूल्यांकन वंचन मानदंडों यानी कि डेप्रिवेशन क्राइटेरिया के आधार पर किया गया था। कुल 8.72 करोड़ ग्रामीण परिवार वंचन श्रेणी में पाए गए थे। वंचन के 7 मानदंड होते हैं। एक होता है आपका कच्चा घर, दूसरा होता है परिवार में वयस्क पुरुष न होना, तीसरा होता है विकलांग सदस्य या फिर सहारा न होना, चौथा होता है SC/ST परिवार, पांचवा 25 साल से कम उम्र में विवाहित, छठा बिना संपत्ति, और सातवां मजदूरी पर निर्भर। ठीक है, यह डेटा PMAY NFSA ग्रामीण विकास योजनाओं में बहुत उपयोग किया जाता है। ठीक है, ACCC का संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय ने किया था। अगला क्वेश्चन है राज्यों के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति किस निकाय की सलाह पर कार्य करते हैं? तो ये आपका जो केंद्रीय मंत्री परिषद है इसके सलाह पर कार्य करते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति हमेशा प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद की सलाह पर ही
नियुक्ति करते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 155 की बात करें तो इसके तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अनुच्छेद 239 के तहत केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राष्ट्रपति का अधिकांश अधिकार वास्तविक रूप से मंत्रिपरिषद द्वारा प्रयोग किया जाता है आर्टिकल 74 के क्लॉज 1 के द्वारा, ठीक है। राष्ट्रपति इस नियुक्ति में स्वतंत्र नहीं, यह एड एंड एडवाइस सिद्धांत लागू होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनके साहसी योगदान केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? ये आपका दिया गया था अंबिकागिरी राय चौधरी को, ठीक है। अंबिकागिरी राय चौधरी को असम केसरी का सम्मान उनके वीरता, क्रांतिकारी कार्यों और असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका के लिए मिला था। वे एक प्रसिद्ध कवि, लेखक और स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन में विद्रोही लेखन से ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी थी, ठीक है। वे असम साहित्य सभा का भी अध्यक्ष रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2019 में पेज ओरिएंटेशन बदलने के लिए आप किस फीचर का उपयोग करते हैं? तो ये आपका यूज किया जाता है पेज लेआउट में जाकर ओरिएंटेशन विकल्प का, ठीक है। ओरिएंटेशन बदलने के दो प्रमुख विकल्प होते हैं, एक होता है आपका पोर्ट्रेट यानी कि लंबवत और दूसरा होता है लैंडस्केप यानी कि क्षैतिज, ठीक है। ओरिएंटेशन सेटिंग वर्ड में पेज लेआउट में जाकर ओरिएंटेशन पर मिलती है। एमएस वर्ड में ओरिएंटेशन को विशिष्ट पेजों पर भी लागू किया जा सकता है, ठीक है। और प्रिंट लेआउट व्यू में भी ओरिएंटेशन का प्रभाव स्पष्ट दिखता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के वाद्य यंत्रों में हवा फूंकने पर ध्वनि उत्पन्न होती है? ये आपकी उत्पन्न होती है सुशीर वाद्य में। सुशीर वाद्य वे होते हैं जिनमें हवा भरने या फिर फूंकने पर कंपन से ध्वनि बनती है। उदाहरण के तौर पर बांसुरी, शहनाई, तुरही, ट्रम्पेट और बैकपाइप। भारतीय वाद्य वर्गीकरण की बात करें तो एक है आपका तत्ववाद्य जो कि तार वाले होते हैं जैसे कि बीड़ा सितार। दूसरा है अवनद्य वाद्य यानी कि झिल्ली वाले जो होते हैं जैसे कि ढोलक और तबला। तीसरा है सुशीर वाद्य जो हवा से ध्वनि बनती है जैसे कि बांसुरी। और घन वाद्य की बात करें तो ये होता है आपका ठोस वाद्य या फिर थपथपाकर ध्वनि निकाला जाता है इसके थ्रू, जैसे कि आपका मंजीरा और घाटम। अगला क्वेश्चन है, भारत में एंटी डंपिंग एवं एंटी सब्सिडी और प्रतिकारी उपायों का प्रशासन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? पहला आपका ऑप्शन दिया गया है गृह मंत्रालय, दूसरा है वित्त मंत्रालय, तीसरा है विदेश मंत्रालय और चौथा है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो जो सही जवाब है ये है आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा, ठीक है। भारत में एंटी डंपिंग, एंटी सब्सिडी और सीवीडी का प्रशासन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसे विशेष रूप से डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज संभालता है, ठीक है। एंटी डंपिंग ड्यूटी तब लगती है जब कोई देश बहुत सस्ता माल भारत में बेचता है जिससे स्थानीय उद्योग प्रभावित हो, तब लगता है, ठीक है। और काउंटर वेलिंग ड्यूटी कब लगता है? ये तब लगती है जब विदेशी सरकार उद्योगों को सब्सिडी देती है। WTO एग्रीमेंट ऑन एंटी डंपिंग के तहत ये कार्यवाही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या थी? ये थी आपकी दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में 2011 के अनुसार 97.5% से अधिक जनसंख्या शहरी थी, देश का जो कि सबसे अधिक था। अन्य अत्यधिक शहरी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो चंडीगढ़ में था 97%, लक्षद्वीप में था 78%, दमन दीव में था 75% और राज्यों की बात करें तो तमिलनाडु में था आपका 48% और महाराष्ट्र में था 45%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर टाइट कंटेनर में भोजन रखने का क्या लाभ है? पहला है यह ऑक्सीकरण को धीमा करता है, दूसरा है यह स्वाद बढ़ाता है, तीसरा है यह अवायवीय जीवाणुओं की वृद्धि बढ़ाता है और चौथा है यह भोजन का रंग बदल देता है। जो सही जवाब है ये है आपका यह ऑक्सीकरण को धीमा करता है, ठीक है। एयर टाइट कंटेनर भोजन को हवा से बचाकर ऑक्सीकरण धीमा करता है। इसके जो लाभ होते हैं, एक है आपका खाना जल्दी बासी नहीं होता है, दूसरा नमी और बैक्टीरिया अंदर नहीं जाते, तीसरा मसाले, स्नैक्स, ड्राई फ्रूट्स की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और ऑक्सीकरण कम होने पर तेल युक्त खाद्य खराब नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोक अदालतों का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है क्योंकि पहला आपका ऑप्शन दिया गया है उच्च न्यायालय में अपील हो सकती है, दूसरा है पुनर्विचार याचिका दायर की जा सकती है, तीसरा है कोई अपील स्वीकार नहीं है और चौथा है सर्वोच्च न्यायालय में अपील हो सकती है। तो ये बाध्यकारी होता है क्योंकि कोई अपील स्वीकार्य नहीं होता है इसमें, ठीक है। लोक अदालत के निर्णय पर कोई अपील नहीं होती है इसलिए अंतिम और बाध्यकारी होती है।
महत्वपूर्ण कारण की बात करें तो लोक अदालत में फैसला आपसी सहमति से होता है। यह लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत काम करता है। कोर्ट फीस वापसी मिलती है इसमें, ठीक है। इसमें निर्णय अदालती डिग्री के समान माना जाता है। अपील न होने से न्याय प्रक्रिया तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2002 के 86वें संशोधन द्वारा बच्चों के लिए कौन सा मौलिक अधिकार जोड़ा गया था? ये आपका जोड़ा गया था निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार को, ठीक है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21A को जोड़ा गया था। इसके तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार बनाया गया था, ठीक है। अन्य परिवर्तन की बात करें तो अनुच्छेद 45 बदला गया था, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा बच्चों के लिए इसमें जोड़ा गया था। और अनुच्छेद 51A के क्लॉज के में अभिभावकों का बच्चों को शिक्षा दिलाना मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया था, ठीक है। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो जो आपका आरटीई एक्ट यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ये आपका 1 अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। आज के सेट का आखिरी क्वेश्चन है विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग अनुच्छेद 8 के तहत भारतीय नागरिकता के लिए कहाँ आवेदन कर सकते हैं? पहला इसके लिए ऑप्शन दिया गया है जिस देश में रहते हैं वहाँ के भारतीय दूतावास में, दूसरा है राज्य सरकार के कार्यालय में, तीसरा है केवल दिल्ली के भारतीय दूतावास में और चौथा सर्वोच्च न्यायालय में। तो ये आवेदन कर सकते हैं जिस देश में रहते हैं वहाँ के भारतीय दूतावास में, ठीक है। विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग इंडियन एम्बेसी में नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यह अनुच्छेद भारतीय मूल के व्यक्तियों पर लागू होता है जो विदेश में रहते हैं। सिटीजनशिप एक्ट 1955 की धारा 5 के तहत आवेदन किया जाता है। एम्बेसी आवेदन की जांच के बाद भारत सरकार को भेजती है। ओसीआई एंड पीआईओ कार्ड होने पर नागरिकता सीधे नहीं मिलती है, अलग प्रक्रिया इसके लिए होती है, ठीक है। क्वेश्चन है 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के प्रावधानों के अनुसार ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तनशील क्षेत्रों के शहरी शासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं नगर पंचायत, दूसरा है ब्लॉक विकास परिषद, तीसरा है विशेष आर्थिक क्षेत्र और चौथा है जिला परिषद। तो सही जवाब है ये है आपका नगर पंचायत। 74वां संविधान संशोधन जो कि किया गया था वर्ष 1992 में, इसमें शहरी स्थानीय निकायों से यह संबंधित था, ठीक है। इसने 3 प्रकार की नगर निकायों का प्रावधान किया था। पहला है आपका नगर निगम यानी कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, ये बड़े शहरों के लिए था। दूसरा है आपका नगर परिषद यानी कि म्युनिसिपल काउंसिल, ये मध्यम आकार के शहरों के लिए था। और तीसरा है आपका नगर पंचायत जो कि ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित होने वाले क्षेत्रों के लिए था, ठीक है। नगर निकायों को अनुच्छेद 243 से 243 ZG तक में वर्णित किया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS वर्ड 2019 में फाइंड एंड रिप्लेस यानी कि Ctrl+H फीचर का उपयोग क्या है? पहला आपका ऑप्शन दिया गया है चयनित पाठ का फॉन्ट बदलना, दूसरा है किसी पाठ को खोजकर उसे अन्य पाठ से बदलना, तीसरा है पैराग्राफ स्पेसिंग समायोजित करना और चौथा है हाइपरलिंक सम्मिलित करना। तो जो सही जवाब है ये है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि किसी विशेष पाठ को खोजकर उसे अन्य पाठ से बदलना। इसके लिए आपका फाइंड एंड रिप्लेस फीचर का यूज किया जाता है। फाइंड एंड रिप्लेस फीचर का उपयोग दस्तावेज में किसी विशेष शब्द या वाक्यांश को खोजने और उसे दूसरे शब्द से स्वतः बदलने के लिए किया जाता है। और इसके लिए जो शॉर्टकट यूज किया जाता है ये है आपका Ctrl+H। फाइंड नेक्स्ट से अगला मेल खोज सकते हैं और रिप्लेस ऑल से एक बार में सभी को बदल सकते हैं, ठीक है। यह सुविधा MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट आदि में भी उपलब्ध होते हैं। यह संपादन और प्रूफ रीडिंग के लिए बहुत उपयोगी फीचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी एक प्रसिद्ध कृति में यहान बिन अहमद सिरहंदी ने दावा किया कि डैश वंश के संस्थापक पैगंबर मुहम्मद के वंशज थे। ऑप्शंस आपके लिए दिए गए हैं इसके लिए सैयद वंश, दूसरा है तुगलक वंश, तीसरा है गजनवी वंश और चौथा है आपका गोरी वंश। तो जो सही जवाब है ये है आपका सैयद वंश, ठीक है। सैयद वंश की स्थापना ख्रिस खान ने 1414 ईस्वी में की थी। यह वंश दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था। सैयद शासकों ने 1414 से लेकर 1451 ईस्वी तक शासन किया था। प्रमुख शासक की बात करें इस वंश की तो ये थे आपके ख्रिस खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह, ठीक है।
सैयद वंश के बाद लोदी वंश ने सत्ता संभाली थी। तारीखें मुबारक शाही नामक ग्रंथ में यहान बिन अहमद सिद्दीकी ने सैयद को पैगंबर मुहम्मद के वंशज बताया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी माजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है का निर्माण करती है? तो ये आपका करती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। माजुली द्वीप असम में स्थित है और इसे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माना जाता है। यह द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी की शाखाओं द्वारा बना है। माजुली द्वीप का क्षेत्रफल लगभग 880 वर्ग किलोमीटर में है। यह द्वीप असम की संस्कृति, कला और वैष्णव परंपरा का प्रमुख केंद्र है। नदी के क्षरण यानी कि इरोजन के कारण इसका क्षेत्रफल धीरे धीरे घट रहा है और ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में आपको सैंगपो कहा जाता है और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण चक्र के दौरान साइनसोइडल तरंग संकेत के आकार का सर्वोत्तम वर्णन करता है? इसके लिए आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, त्रिकोणीय तरंग, दूसरा है एस आकृति वाली तरंग, तीसरा आपका ऑप्शन है वर्गाकार तरंग और चौथा है आयताकार तरंग। जो सही जवाब है ये है आपका एस शेप्ड वेव यानी कि एस आकृति वाली तरंग। ठीक है। साइनसोइडल तरंग एक स्मूथ और आवर्ती तरंग होती है। यह एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट की मूलभूत तरंग होती है। ठीक है। साइन तरंग का एक पूर्ण चक्र यानी कि साइकिल जो होता है, यह 0 से लेकर 360 डिग्री होता है या फिर 0 से लेकर 2 पाई यानी कि रेडियन में जब डिनोट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0 से लेकर 2 पाई के बीच तक होती है। ठीक है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल प्रोसेसिंग और ध्वनि तरंगों के अध्ययन में किया जाता है और यह तरंग एस दिखाई देती है, इसलिए इसे एस शेप्ड वाला वेव भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक को सहेजने का वैध तरीका नहीं है? पहला है आपका ऑप्शन फाइल के बाद वहां से बंद करें का उपयोग करना, कंट्रोल+S दबाना, तीसरा है कि फाइल से सेव पर क्लिक करना और चौथा है कि फाइल में जाकर सेव एज चुनना। तो जो सही तरीका नहीं है ये है आपका फाइल में जाकर बंद करे का उपयोग करना। MS एक्सेल में वर्कबुक को सेव करने के वैध तरीके हैं, ये होते हैं आपके एक, कंट्रोल+S दबाएं जो कि शॉर्टकट की होता है किसी भी फाइल को सेव करने के लिए। दूसरा है फाइल में जाकर सेव पर क्लिक करें। ठीक है। ये उन फाइलों को सेव करता है जो पहले से सेव हैं उसी नाम से और जो कंटेंट आपने बदले हैं उसको सेव कर देगा और जब कोई नई डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो फाइल में जाकर सेव एज विकल्प को चुनना रहता है। ठीक है। अगर वर्कबुक में बदलाव किए गए हैं तो क्लोज करने पर एक्सेल सेव करने का संदेश दिखाता है। डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सेल फाइल .xlsx फॉर्मेट में सेव होती है। ये एक्सेल फाइल की एक्सटेंशन होती है। ठीक है। सेव एज का उपयोग तब किया जाता है जब फाइल को दूसरे नाम या फिर फॉर्मेट जैसे कि .xls, .csv, .pdf आदि में सेव करना हो। अगला क्वेश्चन है, कौन से संविधान संशोधन ने सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकारों का हिस्सा माना है? पहला आपका ऑप्शन है 99वां संशोधन अधिनियम, दूसरा है 11वां संशोधन अधिनियम, तीसरा है 97वां संशोधन अधिनियम और चौथा है 93वां संशोधन अधिनियम। तो जो सही जवाब है ये है आपका 97वां संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया था वर्ष 2011 में। इसके तहत सरकारी समितियों से संबंधित प्रावधानों को जोड़ा गया था। इस संशोधन ने अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज सी में संशोधन कर सहकारी समितियां बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार बना दिया। साथ ही भाग 9 बी को जोड़ा गया जो सहकारी समितियों के संचालन से संबंधित है। इसका उद्देश्य था सहकारिता आंदोलन को संवैधानिक दर्जा देना और उनकी लोकतांत्रिक व पारदर्शी कार्यप्रणाली सुनिश्चित करना। ठीक है। इस संशोधन को वर्ष 2011 में पारित किया गया और वर्ष 2012 से लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी के प्रसार और विकास को बढ़ावा देता है? तो यह है आपका अनुच्छेद नंबर 351। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के प्रसार और विकास का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार हिंदी भाषा के प्रसार, उसके समृद्धिकरण और भारत की अन्य भाषाओं के शब्दों को शामिल करने के लिए प्रयास करेगी। संविधान में हिंदी को राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अनुच्छेद 343 में मान्यता दी गई है। हिंदी लिपि की बात करें तो ये है आपका देवनागरी लिपि। ठीक है। और जो आपका राजभाषा दिवस है ये हर वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है परमहंस सभा की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपका किया गया था वर्ष 1849 में। परमहंस सभा की स्थापना 1849 में बॉम्बे में की गई थी। इसका उद्देश्य सामाजिक सुधार, जाति प्रथा के विरोध और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना था। यह भारत के प्रारंभिक सुधार आंदोलनों में से एक था। संगठन ने गोपनीय रूप से कार्य किया क्योंकि उस समय समाज सुधारक विचारों का विरोध होता था। यह आंदोलन बाद में प्रार्थना समाज जैसे संगठन के लिए मार्गदर्शक बना था। ठीक है, और प्रार्थना समाज के जो फाउंडर थे ये थे आपके आत्माराम पांडुरंगा, जिसका स्थापना इन्होंने वर्ष 1867 में किया था। अगला क्वेश्चन है पैका निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये है आपका झारखंड राज्य का। पैका नृत्य झारखंड का लोक नृत्य है। यह नृत्य वीरता, युद्धकला और पारंपरिक हथियारों के प्रदर्शन पर आधारित है। पैका शब्द का अर्थ होता है योद्धा या फिर सैनिक। यह नृत्य छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और उरांव जनजातियों द्वारा किया जाता है। नर्तक तलवार, ढाल और अन्य हथियार लेकर ताल पर नृत्य करते हैं। यह नृत्य साहस और एकता का प्रतीक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रतिनिधित्व तत्वों का एक अन्य नाम क्या है? पहला इसके लिए जो ऑप्शन है ये है आपका संक्रमण तत्व यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट। दूसरा है ट्रांस यूरेनियम तत्व। तीसरा है मुख्य समूह तत्व और चौथा है आंतरिक संक्रमण तत्व। तो जो आपके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है इनका अन्य नाम मुख्य समूह तत्व होता है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट यानी कि प्रतिनिधि तत्व को मेन ग्रुप एलिमेंट या फिर मुख्य समूह तत्व भी कहा जाता है। यह तत्व पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। इनका जो बाहरी इलेक्ट्रॉन परत होता है उसमें 1 से लेकर 8 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। उदाहरण के तौर पर हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम या फिर मैग्नीशियम आदि। इन तत्वों की विशेषता होती है कि ये विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। ये धातु, अधातु और उपधातु यानी कि मेटल्स, नॉन मेटल्स या फिर मेटेलॉइड तीनों को शामिल करते हैं। अगला क्वेश्चन है विंडोज में कौन सी सुविधा आपको गलती से हटाई गई फाइलों को पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देती है? ये है आपका रिसाइकल बिन। ठीक है, रिसाइकल बिन विंडोज की एक विशेष सुविधा है जो डिलीट की गई फाइलों को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है। उपयोगकर्ता इन फाइलों को रीस्टोर यानी कि पुनः प्राप्त करके वापस ला सकते हैं। यदि फाइल को शिफ्ट प्लस डिलीट से हटाया गया है तो वह रिसाइकल बिन में नहीं जाती है और अस्थायी रूप से डिलीट हो जाती है। ठीक है, ये शॉर्टकट की आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसा शॉर्टकट बताएं जिसका यूज करके जब हम किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो बिना रिसाइकल बिन में जाए परमानेंटली कंप्यूटर से डिलीट हो जाती है। तो ये है आपका शिफ्ट प्लस डिलीट की। ठीक है, रिसाइकल बी का आइकन डेस्कटॉप पर मौजूद होता है। आप रिसाइकल बिन को खाली करके फाइलों को अस्थायी रूप से हटा सकते हैं। यह सुविधा विंडोज 95 से ही उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन है कौन से अधिनियम में यह कहा गया है कि युद्ध, कूटनीतिक संबंध और राजस्व से संबंधित सभी मामलों में मद्रास और बम्बे की प्रेसिडेंसी बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन हुई है? पहला इसके लिए जो ऑप्शन दिया गया है ये है आपका पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। दूसरा है चार्टर अधिनियम 1793। तीसरा है चार्टर अधिनियम 1813 और चौथा ऑप्शन है चार्टर अधिनियम 1833। तो जो सही जवाब है ये है आपका पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। इस अधिनियम से ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ा था। ठीक है, इसमें मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया। एक नया निकाय बनाया गया यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसने भारत के राजनीतिक मामलों की निगरानी की। ठीक है, इस अधिनियम के बाद भारत में डुअल गवर्नमेंट सिस्टम यानी कि दोहरी शासन व्यवस्था शुरू हुई थी। एक थी आपकी कंपनी के अंतर्गत जिसमें आपका व्यापारिक कार्यों के लिए बनाया गया था और दूसरा था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत जिसमें आते थे आपके राजनीतिक कार्य। ठीक है, इस कानून का उद्देश्य था कि भारत में कंपनी की मनमानी को कम किया जा सके। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के क्लॉज 3 के तहत राज्य मंत्रियों को पद की शपथ कौन दिलाता है? ये आपका दिलाता है राज्य के राज्यपाल। अनुच्छेद 143 के क्लॉज 3 के अनुसार राज्य के मंत्री राज्यपाल के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। शपथ का प्रारूप
तीसरी अनुसूची यानी कि थर्ड शेड्यूल में दिया गया है। शपथ दिलाते समय यह कहा जाता है कि मैं सत्यनिष्ठा से कार्य करूंगा और भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा रखूंगा। ठीक है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा की जाती है और राज्यपाल को राज्य का संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है। यह व्यवस्था संविधान के संघीय ढांचे को बनाए रखने के लिए की गई है। ठीक है। और राज्यपाल की नियुक्ति राज्य में किसके द्वारा की जाती है? तो प्रेसिडेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन के दौरान खाद्य फसलों की तुलना में व्यावसायिक फसलों को प्राथमिकता दी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिशों द्वारा प्रोत्साहित व्यावसायिक फसल का उदाहरण है? तो इन ऑप्शंस में से जो है ये है आपका इंडिगो यानी कि नील। इंडिगो एक व्यावसायिक फसल यानी कि कॉमर्शियल क्रॉप थी जिसे ब्रिटिश शासनकाल में जबरन उगवाया गया था। इसका उपयोग नीले रंग के निर्माण में किया जाता था। भारत में नील की खेती विशेष रूप से बंगाल, बिहार और उड़ीसा में की जाती थी। किसानों को इंडिगो प्लांटर द्वारा शोषित किया गया, उन्हें कम दाम पर नील बेचने को मजबूर किया जाता था। 1859 से 60 में नील आंदोलन बंगाल में हुआ जिसमें किसानों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। ठीक है। बाद में महात्मा गांधी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह में इसी मुद्दे पर किसानों का समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन है, रामगुप्त की विधवा का क्या नाम था जिससे चंद्रगुप्त द्वितीय ने शक राजा को पराजित करने के बाद विवाह किया था? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, देवती देवी, दूसरा है कुबेर नागा, तीसरा है यशोमती और चौथा है ध्रुवा देवी। तो जो ये रानी थी ये थी आपकी ध्रुवा देवी। ठीक है। ध्रुवा देवी गुप्त वंश के राजा रामगुप्त की पत्नी थी चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ये एक शक राजा को पराजित करने के बाद ध्रुवा देवी से विवाह किया था। यह घटना गुप्तकाल के राजनीतिक और सांस्कृतिक उत्कर्ष का प्रतीक मानी जाती है। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल साहित्य और विज्ञान के विकास के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है, विलंबित और द्रुत निम्नलिखित में से किस गायन शैली की दो प्रकार हैं? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ख्याल, ध्रुपद, टप्पा और ठुमरी। जो सही जवाब है ये है आपका ख्याल। ये दोनों ख्याल गायकी से संबंधित हैं। ख्याल का अर्थ है कल्पना या विचार और यह एक शास्त्रीय गायन शैली है। इसमें दो प्रमुख प्रकार होते हैं। पहला होता है आपका विलंबित ख्याल जिसे धीमी लय बोला जाता है और दूसरा आपका होता है द्रुत ख्याल जो कि तेज लय वाला होता है। ठीक है। ख्याल गायन में स्वर, लहरी और ताने मुख्य होती हैं। इस शैली का विकास अमीर खुसरो और बाद में तानसेन के समय हुआ था। प्रमुख घरानों की बात करें जहां ये गायन मुख्यतः गाई जाती थी तो ये थी आपके ग्वालियर, जयपुर, अतरौली, किराना और पटियाला घराना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम यानी कि IFCI की स्थापना कब की गई थी? ये आपका किया गया था वर्ष 1948 में। IFCI यानी कि इंडस्ट्रियल फिनांस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1948 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। यह भारत का पहला विकास वित्त संस्था था। इसका उद्देश्य था औद्योगिक इकाइयों को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता प्रदान करना। बाद में IDBI 1964 में और ICICI 1955 जैसे अन्य संस्था भी स्थापित किए गए। ठीक है। वर्तमान में IFCI एक सरकारी कंपनी है जो वित्तीय क्षेत्र में कार्यरत है। अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय एकीकरण व्यापक आर्थिक सुधारों का एक लक्ष्य रहा है। मूल FRBM अधिनियम 2003 के तहत GDP के प्रतिशत के रूप में लक्षित राजकोषीय घाटा कितना था? ये था आपका 3%। ठीक है। FRBM का फुल फॉर्म है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2000। इसका उद्देश्य था पहला आपका राजकोषीय अनुशासन बनाए रखना और दूसरा घाटे को सीमित रखना। ठीक है। और इसका जो लक्ष्य था, एक था आपका राजकोषीय घाटा यानी कि फिजिकल डेफिसिट जिसका जो GDP था उसको 3% तक सीमित रखना था और दूसरा था आपका राजस्व घाटा यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट को शून्य करने का लक्ष्य था। इसका उद्देश्य राजकोषीय स्थिरता, विकास और पारदर्शिता को बढ़ावा देना था। हाल के वर्षों में कोविड-19 के कारण यह लक्ष्य अस्थायी रूप से बढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी भारत के महान मैदान को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका नाम से जाना जाता है इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान। ठीक है। यह मैदान उत्तर भारत में फैला विशाल समतल क्षेत्र है। इसका निर्माण सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के निक्षेपों यानी कि अलुवियल सॉइल के कारण होता है। ठीक है।
यह मैदान उच्च उपजाऊ मिट्टी जैसे कि जलोढ़ मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है। मुख्य फसलें इसमें होती हैं गेहूं, धान, गन्ना और जूट। यहाँ की जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे अधिक है। यह मैदान राजस्थान से लेकर असम तक फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चौरी चौरा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य में। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 में आंदोलनकारियों ने हिंसक भीड़ के रूप में पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। यह घटना गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई थी और इस हिंसा के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को तत्काल वापस ले लिया था। इस घटना ने गांधी जी के अहिंसा सिद्धांत की दृढ़ता को दर्शाया। इसके बाद गांधी जी ने कहा, अहिंसा ही सच्चा मार्ग है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा द्वीप स्वराज द्वीप के नाम से पुनः नामित किया गया था? पहला आपका ऑप्शन है रॉस द्वीप, दूसरा है नील द्वीप, तीसरा है बैरन द्वीप और चौथा है हैवलॉक द्वीप। तो जो ये द्वीप है ये है आपका हैवलॉक द्वीप, जिसे स्वराज द्वीप के नाम से पुनः नामित किया गया था। 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रखा। यह द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह नाम सुभाष चंद्र बोस के स्वतंत्र भारत सरकार आजाद हिंद के सम्मान में रखा गया। रॉस द्वीप का नाम बदला गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप और नील द्वीप का नाम रखा गया शहीद द्वीप। ठीक है, यह क्षेत्र आज भी एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए एक उपयोगकर्ता किसी ग्राफिकल एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। कंप्यूटर सिस्टम का कौन सा घटक मुख्य रूप से मॉनिटर पर प्रदर्शित दृश्य तत्वों को प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होता है? पहला आपका ऑप्शन है मदर चिपसेट, दूसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू, दूसरा है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि जीपीयू और चौथा आपका ऑप्शन है रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम। तो जो सही जवाब है ये है आपका ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि जीपीयू। ठीक है, जीपीयू का मुख्य कार्य होता है कंप्यूटर के ग्राफिकल डेटा को प्रोसेस करना और मॉनिटर पर प्रदर्शित करना। इसे कभी कभी ग्राफिकल कार्ड भी कहा जाता है। इसका उपयोग वीडियो रेंडरिंग, गेमिंग, 3D मॉडलिंग और एआई प्रोसेसिंग में किया जाता है। प्रसिद्ध जीपीयू निर्माता कंपनी है एनवीडिया, एएमडी और इंटेल। ठीक है, आधुनिक जीपीयू में समानांतर प्रोसेसिंग क्षमता होती है जो सीपीयू की तुलना में तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1820 से 21 में झारखंड के वर्तमान पश्चिम सिंहभूम जिले के क्षेत्र में किस जनजाति ने अधिकारियों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया, जिसे बाद में ब्रिटिशों ने दबा दिया? पहला आपका ऑप्शन है संथाल जनजाति, दूसरा है मुंडा जनजाति, तीसरा आपका ऑप्शन है खासी जनजाति और चौथा है आपका हो जनजाति। जो सही जवाब है ये है आपका हो जनजाति। ठीक है, हो जनजाति झारखंड के पश्चिम सिंहभूम क्षेत्र में निवास करती है। 1820 से 21 में हो विद्रोह ब्रिटिश शासन के खिलाफ हुआ था। इसका नेतृत्व हो जनजाति के मुखिया ने किया था, जिन्होंने अंग्रेजों के कर और दमन नीतियों का विरोध किया। यह विद्रोह बाद में ब्रिटिश सेना द्वारा दबा दिया गया। हो जनजाति की जो भाषा है ये है आपकी हो भाषा, जो कि संबंधित है ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट प्रस्तुति को सहेजते समय यदि मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रस्तुति स्लाइड शो व्यू में खुले, भले ही प्राप्तकर्ता के पास पावर पॉइंट इंस्टॉल न हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे उपयुक्त होता है? तो ये जो सही जवाब है ये है आपका .ppsx। ठीक है, यानी कि पावर पॉइंट शो। .ppsx फॉर्मेट में प्रस्तुति सेव करने पर यह सीधे स्लाइड शो मोड में खुलती है। ठीक है, यह उपयोगी होती है जब आप चाहते हैं कि प्राप्तकर्ता केवल देख सके, संपादन न कर सके। ठीक है, .pptx फाइल एडिट मोड में खुलती है। .pdf फॉर्मेट में स्लाइड्स स्थिर रूप में होती हैं, एनिमेशन नहीं चलता है। ठीक है, और .odp में ओपन सोर्स होता है, जो कि लिब्रा ऑफिस का एक फॉर्मेट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1950 के दशक से पहले संरचनात्मक अध्ययन के लिए पूर्ण डीएनए को अलग न कर पाने का मुख्य कारण कौन सा आणविक गुण था? पहला आपका ऑप्शन है डीएनए का उच्च गलनांक, दूसरा है डीएनए का पैराबैंगनी क्षरण के प्रति संवेदनशील होना, तीसरा है डीएनए का हिस्टोन प्रोटीन से अंतःक्रिया, चौथा है डीएनए की विशाल बहुलकीय प्रकृति और नाजुकता। तो जो सही जवाब है ये है आपका डीएनए की विशाल बहुलकीय प्रकृति और नाजुकता। ठीक है, 1950 के दशक से पहले वैज्ञानिक डीएनए को पूरी तरह अलग नहीं कर पाते थे, क्योंकि डीएनए का एक लंबा, नाजुक और बहुलकीय अणु होता है। ठीक है, इसे अलग करते समय वह आसानी से टूट जाता था या डिनेचर हो जाता था। बाद में सेंट्रीफ्यूगेशन तकनीक और
एंजाइमेटिक शुद्धिकरण विधियों के विकास से डीएनए को अलग करना संभव हुआ। वाटसन और क्रिक ने 1953 में पहली बार डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना का पता लगाया था। डीएनए की खोज फ्रेडरिक माइसर ने 1869 में न्यूक्लियन नाम से की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का स्टील सिटी कहा जाता है? ये आपका कहा जाता है जमशेदपुर को। जमशेदपुर जो कि स्थित है झारखंड में, इसको स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यहाँ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना वर्ष 1907 में जमशेदजी टाटा ने की थी। शहर का पुराना नाम था साक्षी, जिसे 1919 में लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने जमशेदपुर नाम रख दिया था। यह भारत का पहला योजनाबद्ध औद्योगिक शहर था। और अन्य औद्योगिक नामों की बात करें तो एक नाम है आपका भिलई, जो कि आपका इस्पात संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है, और ये जो शहर है ये रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। दूसरा है आपका राउरकेला, इसे इस्पात नगरी के नाम से जाना जाता है, जो कि जर्मनी के सहयोग से इसको स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय के अनुसार 1 करोड़ यानी कि 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहर को किस प्रकार के शहरी क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? आपके ऑप्शन है मेट्रो टाउन, दूसरा है मेगा सिटी, तीसरा है टाउन और चौथा है महानगरीय शहर। तो ये कहलाता है आपका मेगा सिटी। ठीक है। जनगणना के अनुसार 10 मिलियन या फिर 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले शहर को मेगा सिटी कहा जाता है। भारत में प्रमुख मेगा सिटीज हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद। मेट्रो सिटी वे शहर होते हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक की होती है, और जनगणना आयुक्त का कार्यालय ही इस वर्गीकरण को निर्धारित करता है। ठीक है। मेगा सिटीज में प्रमुख चुनौतियां हैं जनसंख्या घनत्व, प्रदूषण, आवास संकट और यातायात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजी खाता परिवर्तनीयता का तात्पर्य सीमाओं के पार पूंजी की मुक्त आवाजाही से है। निम्नलिखित में से किस समिति ने पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश की? पहला आपका समिति है सुरेश तेंदुलकर समिति, दूसरा ऑप्शन है तारापोर समिति, तीसरा है अशोक मेहता समिति और चौथा है रंगराजन समिति। जो ये समिति है ये है आपका तारापोर समिति। ठीक है। पूंजी खाता परिवर्तनीय का अर्थ है कि व्यक्ति या संस्था अपने निवेश या पूंजी को विदेश में स्वतंत्र रूप से भेज या ला सकते हैं। तारापोर समिति जो कि था ये समिति 1997 की, इसकी अध्यक्षता एस तारापोर ने, जो कि थे आपके पूर्व आरबीआई डिप्टी गवर्नर, इन्होंने की थी। इस समिति ने भारत में पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश की थी, परंतु इसे चरणबद्ध रूप से लागू करने की सलाह दी। इस समिति ने राजकोषीय घाटा को 3.5 से कम या बराबर और मुद्रास्फीति को 3 से 5% से कम या बराबर रखने की शर्तें सुझाई थी। भारत में अब भी आंशिक पूंजी खाता परिवर्तनीयता लागू है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्चुअल फाइल सिस्टम लेयर का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है? पहला आपका ऑप्शन दिया गया है भौतिक भंडारण उपकरणों का सीधे प्रबंधन करना, दूसरा है एकल फाइल सिस्टम के लिए फाइल भंडारण और पुनर्प्राप्ति के निम्न स्तरीय विवरणों को संभालना, तीसरा आपका ऑप्शन है विशिष्ट फाइल सिस्टम प्रकारों के लिए डिस्क एक्सेस गति को अनुकूलित करना, और चौथा आपका ऑप्शन है विभिन्न फाइल सिस्टम तक पहुंचने के लिए अनुप्रयोगों को एक समान इंटरफेस प्रदान करना। तो इसका जो मुख्य लाभ है ये है आपका विभिन्न फाइल सिस्टम तक पहुंचने के लिए अनुप्रयोगों को एक समान इंटरफेस प्रदान करना। ठीक है। वीएफएस का फुल फॉर्म है वर्चुअल फाइल सिस्टम। यह ऑपरेटिंग सिस्टम की एक सॉफ्टवेयर लेयर है। यह विभिन्न प्रकार के फाइल सिस्टम जैसे कि एनटीएफएस, FAT32, XT4, HFS के बीच एक समान इंटरफेस प्रदान करती है। इसका मतलब है कि एप्लीकेशन को यह जानने की जरूरत नहीं होती है कि फाइल किस फाइल सिस्टम में संग्रहित है। इससे सिस्टम पोर्टेबिलिटी और संगतता यानी कि कंपैटिबिलिटी बढ़ती है। ठीक है। यह लेयर यूनिक्स, लिनक्स, विंडोज सभी आधुनिक ओएस में मौजूद होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में पंचायती राज प्रणाली के 3 स्तरों का सही प्रतिनिधित्व करता है? पहला आपका ऑप्शन दिया गया है ग्राम सभा, नगर परिषद, छावनी बोर्ड, दूसरा है ग्राम पंचायत, ब्लॉक असेंबली, राज्य विधानसभा, तीसरा आपका ऑप्शन है ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, और चौथा है ग्राम पंचायत, नगर निगम और जिला परिषद। तो जो 3 स्तरें हैं पंचायती राज प्रणाली की वो है आपकी ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद। ठीक है। पंचायती राज प्रणाली को 73वें संविधान संशोधन वर्ष 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला था। यह संशोधन भाग 9 में किया गया था, जिसके तहत आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ जोड़ा गया था। प्रत्येक राज्य में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर पंचायत समिति यानी कि ब्लॉक स्तर पर, और जिला स्तर पर जिला परिषद होती है।
पंचायत चुनावों की देखरेख के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। पंचायतों में महिलाओं के लिए कम से कम 33% आरक्षण अनिवार्य है। कुछ राज्यों में यह आरक्षण 50% तक है। अगला क्वेश्चन है, कृषि के विकास के लिए मोहम्मद तुगलक द्वारा खोले गए नए विभाग का क्या नाम था? पहला है दीवाने रिसालत, दूसरा है दीवाने कजा, तीसरा है दीवाने कोही और चौथा है दीवाने विजारत। जो सही जवाब है ये है आपका दीवाने कोही। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका समयकाल था 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक, इसने कृषि सुधार के लिए इस विभाग की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य था परती यानी कि बंजर भूमि को खेती योग्य बनाना। किसानों को ऋण दिया जाता था ताकि वे खेती के लिए बीज व उपकरण खरीद सकें। यह विभाग सीधे सुल्तान के नियंत्रण में था। तुगलक की महत्वाकांक्षी योजनाओं की तरह यह भी अंततः विफल हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के किसी कार्यपालिका अनुशंसा पर मंत्रिमंडल द्वारा पुनर्विचार करने के लिए कितनी बार कह सकते हैं? पहला आपका ऑप्शन दिया गया है, यह राष्ट्रपति के पूर्ण विवेक पर निर्भर है, कोई सीमा नहीं है, जितनी बार आवश्यक हो। तीसरा ऑप्शन है 2 बार और चौथा ऑप्शन है केवल 1 बार। तो जो सही जवाब है ये है आपका केवल 1 बार। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 74 के क्लॉज 1 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। यदि राष्ट्रपति किसी सलाह से असहमत हो तो वे इसे एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। यदि मंत्रिपरिषद पुनः वही सलाह भेजती है तो राष्ट्रपति को उसे स्वीकार करना अनिवार्य होता है। यह व्यवस्था कार्यपालिका की सर्वोच्चता और संवैधानिक संतुलन का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए जनजातीय विद्रोहों में से कौन सा 1857 के विद्रोह के आसपास के अशांति काल में नहीं हुआ था? पहला है नाइकड़ा आंदोलन, दूसरा है संभलपुर विद्रोह, तीसरा आपका ऑप्शन दिया गया संथाल विद्रोह और चौथा है बिरसा मुंडा विद्रोह। तो जो सही जवाब है ये है आपका बिरसा मुंडा विद्रोह। ठीक है। बिरसा मुंडा आंदोलन 1899 से लेकर 1900 ईस्वी के बीच झारखंड के मुंडा जनजाति द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश हुकूमत और जमींदारी शोषण के खिलाफ विरुद्ध था। ठीक है। यह 1857 के विद्रोह से काफी बाद हुआ, इसलिए यह उस काल से संबंधित नहीं है। बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता है। अन्य जनजातीय विद्रोह जैसे कि संथाल विद्रोह आपका हुआ था 1855 से 56 के बीच और संभलपुर विद्रोह यह हुआ था 1857 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति की तकनीकें इनपुट पर अत्यधिक निर्भर थीं और पैमाने के प्रति संवेदनशील थीं। छोटे और सीमांत किसानों को हरित क्रांति की तकनीक अपनाने में कठिनाई क्यों हुई? पहला आपका ऑप्शन दिया गया है कृषि श्रमिकों की कमी, दूसरा है उच्च इनपुट लागत और ऋण की अनुपलब्धता, तीसरा आपका ऑप्शन है खाद्यान्न की सीमित मांग और चौथा है भूमि की अधिक उपलब्धता। तो जो सही जवाब है ये है आपका उच्च इनपुट लागत और ऋण की अनुपलब्धता। ठीक है। हरित क्रांति भारत में 1960 के दशक में प्रारंभ हुई थी। इसके जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है और नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है। इंडिया में एम.एस. स्वामीनाथन को और वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है। प्रमुख विशेषताएं की बात करें तो इसके अंतर्गत एचवाईवी बीज, रासायनिक उर्वरक, सिंचाई और मशीनरी को प्रोत्साहन मिला था। छोटे किसानों को कठिनाई इसलिए हुई क्योंकि बीज व उर्वरक महंगे थे, दूसरा ऋण सुविधा सीमित थी। ठीक है। सिंचाई की व्यवस्था सभी के पास नहीं थी। इसका सर्वाधिक लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला था। इससे क्षेत्रीय असमानता और आय असमानता में वृद्धि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट 2019 में नई स्लाइड जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट उपयोग किया जाता है? तो ये आपका उपयोग किया जाता है Ctrl+M का। ठीक है। पावर पॉइंट में Ctrl+M दबाने से तुरंत एक नई स्लाइड वर्तमान स्लाइड के बाद जुड़ जाती है। ठीक है। अन्य शॉर्टकट्स की बात करें तो Ctrl+N का यूज नया प्रेजेंटेशन खोलने के लिए किया जाता है, Ctrl+D का यूज चयनित स्लाइड को डुप्लीकेट करने के लिए यूज किया जाता है और Ctrl+K का यूज हाइपर लिंक जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। पावर पॉइंट शॉर्टकट तेज कार्य के लिए बहुत उपयोगी है, जैसे F5 से स्लाइड शो शुरू हो जाता है और Shift+F5 दबाने से वर्तमान स्लाइड से ही स्लाइड शुरू हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में तत्वों के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला आपका ऑप्शन है धातुओं और अधातुओं को अलग करने वाली एक तिरछी रेखा होती है, दूसरा है अधातु ऊपरी दाएं कोने में होते हैं, तीसरा आपका ऑप्शन है उपधातु पूरे सारणी में बेतरतीब फैले होते हैं और चौथा है धातु बाएं तरफ स्थित होते हैं। तो जो कथन सही नहीं है ये है आपका उपधातु पूरे सारणी में बेतरतीब फैले होते हैं। ठीक है।
आवर्त सारणी में मेटल यानी कि धातु बाईं ओर और अधातु यानी कि नॉन मेटल दाईं ओर स्थित होते हैं। उपधातु जो कि मेटलॉइड होते हैं, ये तिरछी रेखा यानी कि जिग-जैग लाइन के साथ स्थित होते हैं। ये धातु और अधातु दोनों के गुण रखते हैं, ठीक है। प्रमुख उपधातु की बात करें तो ये है आपका बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम, ठीक है। अधातु ऊपरी दाएं कोने में होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन। आधुनिक आवर्त सारणी को एटॉमिक नंबर के आधार पर व्यवस्थित किया गया है और ये मोसले के अनुसार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान मैदान मुख्यतः निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निक्षेपण के कारण बने थे? तो ये आपके बने थे सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के निक्षेपण के कारण, ठीक है। भारत के महान मैदान का निर्माण नदीय निक्षेपण के कारण हुआ था। यह मैदान इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के जलोढ़ अवसादों से बने हैं। यह मैदान उत्तर भारत में फैला है, पंजाब से लेकर असम तक। इस क्षेत्र में मिट्टी अत्यंत उपजाऊ होती है और यहाँ अलुवियल सॉइल यानी कि जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यह भारत की घनी आबादी और कृषि का प्रमुख क्षेत्र है। उप विभाजन की बात करें तो एक है आपका भांगड़ क्षेत्र, जो कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी के जमा होने से ये क्षेत्र बनती है, और दूसरा है आपका खादर, जो कि नई जलोढ़ मिट्टी के जमा होने से ये खादर क्षेत्र बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में किसी पाठ पर बुलेट या नंबरिंग लागू करने का प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला है आपका ऑप्शन, यह चयनित पाठ को बेहतर संगठन के लिए प्रतीकों या संख्याओं के साथ एक संरचित सूची में बदलता है। दूसरा है, यह महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को हाईलाइट करने के लिए पृष्ठभूमि रंग लागू करता है। तीसरा है, यह दस्तावेज को स्वतः कई अनुभागों में विभाजित कर देता है। और चौथा है, यह चयनित सामग्री को देखने से रोकने के लिए छिपा देता है। तो जो सही जवाब है यह है, यह चयनित पाठ को बेहतर संगठन के लिए प्रतीकों या संख्याओं के साथ एक संरचित सूची में बदल देता है, ठीक है। बुलेट का उपयोग असूचीबद्ध यानी कि अनऑर्डर्ड सूचियां बनाने में होती हैं। नंबरिंग का उपयोग क्रमबद्ध सूचियां बनाने के लिए किया जाता है। यह सुविधा होम टैब में जाकर पैराग्राफ ग्रुप में मिलती है। इससे पाठ को पढ़ने और समझने में आसानी होती है। इसके शॉर्टकट की बात करें तो ये आपका होता है Ctrl+Shift+S, जिससे कि बुलेट्स लागू करने के लिए इसका यूज किया जाता है। दस्तावेज में रिपोर्ट, नोट्स या पॉइंट्स को प्रस्तुत करने के लिए यह बहुत उपयोगी होती है। आज के सेट का आखिरी क्वेश्चन है, आधुनिक मदरबोर्ड में उच्च गति संचार को सक्षम करने के लिए सीपीयू से सीधे कौन सा घटक जुड़ा होता है? पहला आपका ऑप्शन है नॉर्थ ब्रिज, दूसरा है जीपीयू, तीसरा है पीसीबी और चौथा ऑप्शन है रोम। जो सही जवाब है ये है आपका नॉर्थ ब्रिज, ठीक है। नॉर्थ ब्रिज मदरबोर्ड का मुख्य चिपसेट घटक है जो सीपीयू, रैम और ग्राफिक्स कंट्रोलर यानी कि जीपीयू को जोड़ता है। इसका कार्य उच्च गति से डेटा का आदान प्रदान करना होता है। साउथ ब्रिज की बात करें तो ये चिपसेट धीमी गति वाले उपकरणों जैसे कि इनपुट आउटपुट पोर्ट, बायोस या फिर स्टोरेज को नियंत्रित करता है, ठीक है। आधुनिक सीपीयूज की बात करें तो इसमें नॉर्थ ब्रिज के कुछ कार्य सीधे सीपीयू में एकीकृत यानी कि इंटीग्रेटेड कर दिए गए हैं, जैसे मेमोरी कंट्रोलर को। इसलिए नए सिस्टम में नॉर्थ ब्रिज शब्द अब लॉजिकल कॉन्सेप्ट के रूप में प्रयोग होता है। तो ये था आज के हमारे सेट का क्वेश्चन। आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी अपकमिंग प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर आए वे सभी आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। तो चलिए मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।